नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गणेश चतुर्थी आने वाली है, लेकिन रणथंभौर गणेश मंदिर में दर्शन नहीं होंगे। 7 से 12 सितंबर तक बंद रहेगा रणथंभौर गणेश मंदिर। प्रशासन ने रणथंभौर आने वाले मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं। सवाई माधोपुर एसडीएम और मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर बंद रखने का फैसला किया है। दरअसल कोरोना गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि राजस्थान में कोरोना के केसेस दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, ना के बराबर केसेस हैं, लेकिन जिस तरीके से थर्ड वेव का खतरा उसके वो ध्यान में रखते हुए एहतियात बरती जा रही है और इसके तहत गणेश चतुर्थी पर रणथंभौर गणेश मंदिर में श्रद्धालु मंदिर में गणेश जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 7 से 12 सितंबर तक रणथंभौर गणेश मंदिर को बंद रखा गया है। प्रशासन ने रणथंभौर आने वाले मार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए। दरअसल 7 से 12 सितंबर तक बंद रहेंगे रणथंभौर गणेश मंदिर। अब बात करते हैं जलदाय विभाग का दूदू प्रोजेक्ट प्रकरण। बिना अनुमति के बनाई जा रही थी पानी की टंकी। सरकार ने 3 अभियंताओं को एपीओ कर दिया है। एक्सीएन योगेंद्र सिंह, एईएन दीपेंद्र चौधरी, माफ कीजिएगा दीपेश चौधरी, जेईएन युधिष्ठिर मीणा एपीओ कर दिए गए हैं। बिना अनुमति के टंकी को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं जो टंकी बनाई जा रही थी। संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। संयुक्त सचिव पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी किए हैं। वर्स्ट इंडिया ने उठाया था दूदू प्रोजेक्ट में घपले का मामला और अब इस मामले के अंदर एक कार्रवाई होती हुई दिखाई दी है। कार्रवाई दरअसल यह है कि 3 अभियंताओं को एपीओ किया गया है और वजह क्या है ये भी समझिए। दरअसल बिना अनुमति के पानी की टंकी बनाई जा रही थी और इस मामले में सरकार ने 3 अभियंताओं को एपीओ कर दिया है। जिनको एपीओ किया गया है उनके नाम और उनके डेजिग्नेशन हम आपको बता रहे हैं, यानी कि किस पद पर वो काम कर रहे थे। जिनको एपीओ किया उनमें सबसे ऊपर है एक्सीएन योगेंद्र सिंह, दूसरे नंबर पर है एईएन दीपेश चौधरी और तीसरे जो एपीओ किए गए वो है जेईएन युधिष्ठिर मीणा। बिना अनुमति के बनाई जा रही टंकी को ध्वस्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं और इस दौरान संबंधित फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं। यानी कि जो कंपनी टंकी बना रही थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। संयुक्त सचिव पुष्पा सत्यानी ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया ने दूदू प्रोजेक्ट में घपले का मामला उठाया था और उसके बाद अब यह एक्शन होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें 3 अधिकारी एपीओ कर दिए गए हैं। जो कंपनी बिना परमिशन के टंकी का निर्माण कर रही थी उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और इस पूरे मामले की जांच होगी। और अब बात करते हैं पीटीईटी की परीक्षा जो कल होनी है। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा होगी। जयपुर में अगर कुल सेंटर की बात की जाए तो 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में करीब 83,000 परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं, यानी कि जो फॉर्म भरते हुए नजर आए, जो कल एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। हालांकि 83,000 में से कितने इस परीक्षा में बैठेंगे ये आंकड़ा कल सामने आएगा। राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर की तरफ से आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड, इसके अलावा 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। 1445 बीएड कॉलेजों में करीब 1.5 लाख सीटों पर परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा रहेगी, यानी कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इस परीक्षा के संबंध में राजस्थान रोडवेज का इस्तेमाल करें तो आपको किराया लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस परीक्षा के लिए ही जा रहे हैं, तभी आपकी यात्रा निःशुल्क होगी। अगर आप वो दिखाने में कामयाब नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि आपसे किराया वसूला जाए। लेकिन 1445 बीएड कॉलेजों में करीब 1.5 लाख सीटें हैं जिनके लिए परीक्षा हो रही है और इसके लिए रोडवेज ने एक तरीके से तोहफा दिया है। कहा है कि आप भविष्य बनाने के लिए निकले हैं, परीक्षा देने निकले हैं, तो हम आपसे किराया नहीं लेंगे, मुफ्त यात्रा कीजिए। और अब बात करते हैं पश्चिमी सीमा की, जहां हमारी ताकत मजबूत हुई है।
बाड़मेर के पास साता बांधव में नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी तैयार की गई है। पाकिस्तानी सीमा से महज 40 किलोमीटर दूरी पर आपात हवाई पट्टी तैयार की गई है। NHAI ने भारतमाला परियोजना के तहत यह हवाई पट्टी बनाई है। आपात स्थिति में टच डाउन से बड़ी वायुसेना की ताकत 3000 मीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर हवाई पट्टी के निर्माण पर कुल 32 करोड़ 95 लाख के आसपास खर्च आया। 9 सितंबर को इस हवाई पट्टी पर 3 घंटे अभ्यास करेगी वायुसेना, यानी कि विमानों को उतारा जाएगा और यहां से विमानों को उड़ाया जाएगा। यह परीक्षण किया जाएगा कि जो हवाई पट्टी बनाई गई वो कितनी संतुलित, वो कितनी बेहतर, और अगर इमरजेंसी स्थिति आई, आपात की स्थिति आई, तो किस तरीके से इस पट्टी का इस्तेमाल हो सकता है। विमानों को यहां से उड़ाया भी जाएगा और विमानों को यहां पर उतारा भी जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। NHAI के रीजनल ऑफिसर पवन कुमार और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जयपुर जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने साख गंवा दी है, लेकिन उप जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने उसी साख को बचा लिया, यानी कि जो कल साख गंवाई थी आज उसको काफी हद तक बचा लिया है। कांग्रेस ने आज बीजेपी को जोर का झटका दिया। जिला प्रमुख का चुनाव हारने के बाद की जोरदार वापसी। कांग्रेस ने 1 वोट से उप जिला प्रमुख का चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के मोहनलाल डागर को उप जिला प्रमुख बनाया गया है। बीजेपी तय मानकर चल रही थी आज भी उनकी ही जीत होगी, लेकिन कांग्रेस ने पूरे नहीं होने दिए बीजेपी के मंसूबे। और यह सिर्फ जयपुर नहीं, भरतपुर में भी ऐसा ही हुआ। कल जहां 3-3 का आंकड़ा था, आज ये आंकड़ा सिर्फ 5-1 का है, यानी कि सिरोही को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 5 जिले हैं, फिर बात चाहे दौसा की हो, भरतपुर की हो, जयपुर की हो, सवाई माधोपुर की हो, जहां कांग्रेस अपना उप जिला प्रमुख बनाने में कामयाब रही है। प्रदेश के सड़क तंत्र को मजबूत करने की कवायद और मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश को कई सड़कों की सौगात दी है। दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर से गुजरने वाली 88 किलोमीटर लंबी सड़क, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर तक जाने वाली 75 किलोमीटर लंबी सड़क, इसके अलावा भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर तक 69 किलोमीटर लंबी सड़क, कोटा और झालावाड़ में से निकलने वाली 60 किलोमीटर की सड़क, 12 कोटा झालावाड़ की 49 किलोमीटर लंबी सड़क को राजमार्ग बनाया जाएगा। बूंदी जिले में 152 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की 21 सड़कों का निर्माण होगा। झालावाड़ में 63 किलोमीटर लंबी 14 सड़कें, 12 में 73 किलोमीटर लंबी 5 सड़कों का निर्माण होगा। अगर बात पाली की करें तो पाली में 56 किलोमीटर लंबी 4 सड़कें बनाई जाएंगी। टोंक जिले में 45 किलोमीटर लंबी 6 सड़कों का निर्माण होगा। बीकानेर में 93 किलोमीटर लंबी, जोधपुर में 28 किलोमीटर लंबी, जयपुर जिले में 15 किलोमीटर लंबाई की एक सड़क भी राज्य राजमार्ग की घोषित की जाएंगी, यानी कि उनको राजमार्ग, स्टेट हाईवे, एक नेशनल हाईवे होता है और एक स्टेट हाईवे होता है। जो जानकारी हमने आपको दिया, दरअसल ये स्टेट हाईवे से लगती हुई जानकारियां, यानी कि जिन सड़कों का हमने जिक्र किया उनको स्टेट हाईवे में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के सड़क तंत्र की मजबूती के लिए गहलोत सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया। प्रदेश में 1656 किलोमीटर लंबी सड़कें राजमार्गों में क्रमोन्नत होगी, यानी कि स्टेट हाईवेज में बदल दी जाएंगी। 20 जिलों की कुल 1656 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कें हैं, जिनका जिक्र हमने इससे पहली खबर में आपके सामने किया कि किस जिले में कितने किलोमीटर की सड़कों का निर्माण होगा स्टेट हाईवे के तहत। अन्य जिला मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में क्रमोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसके लिए PWD के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। बाड़मेर जिले में 181 किलोमीटर लंबी 2 सड़कें, वहीं सवाई माधोपुर और करौली से गुजरने वाली 199 किलोमीटर लंबी 2 सड़कें, टोंक से सवाई माधोपुर होकर करौली जिले तक जाने वाली 158 किलोमीटर लंबी सड़क, वहीं नागौर से अजमेर होकर जयपुर जिले तक आने वाली 172 किलोमीटर लंबी सड़क,
धौलपुर करौली से गुजरकर 137 किलोमीटर लंबी सड़क राज्य राजमार्ग की घोषित की जाएंगी। तो जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से जो सड़कें उनको स्टेट हाईवे में तब्दील कर दिया जाएगा और किस किस जिले के अंदर कितनी कितनी किलोमीटर की ये सड़कें हैं, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसे सवाई माधोपुर और करौली से गुजरने वाली 199 किलोमीटर के आसपास की 2 सड़कें हैं। टोंक से सवाई माधोपुर होकर करौली जिले तक जाने वाली 158 किलोमीटर के आसपास की सड़क है। नागौर से अजमेर होकर जयपुर जिले तक आने वाली 172 किलोमीटर आसपास की सड़क है। धौलपुर करौली से गुजरने वाली 137 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसको स्टेट हाईवे यानी कि राज्य राजमार्ग की घोषित की जाएगी। ऑस्ट्रिया के वियना में वर्ल्ड स्पीकर कॉन्फ्रेंस के दौरान द्विपक्षीय वार्ता स्पीकर ओम बिरला और इटली की संसद के अध्यक्ष रोबर्टो फिको के बीच बातचीत हुई। वार्ता में दोनों देशों के हितों से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। दोनों के बीच जन कल्याण में संसद की भूमिका पर भी चर्चा हुई। ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी सशक्त करने पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। द्विपक्षीय वार्ता में फिर दिखी स्पीकर बिरला की संसदीय डिप्लोमेसी की चमक। स्पीकर बिरला ने कोविड से लड़ने में भारत के प्रयासों की जमकर जानकारी दी और तारीफ की। बिरला ने सांसदों और संसद के अधिकारियों की क्षमता संवर्धन पर भी बात की। बिरला ने महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर भी महत्वपूर्ण बात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा है भारतीय संसदीय दल और इस दौरान बिरला की यूएई संसद के अध्यक्ष सक्र घोभाष, केन्या के संसद के अध्यक्ष के लुकासा से भी भेंट हुई। आरएसएसबी ने जारी किए आगामी परीक्षाओं का कैलेंडर। अक्टूबर में 4 परीक्षाओं की तिथियां जारी की गई हैं। दिसंबर में 5 परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम जारी किया गया है। हालांकि दिसंबर की परीक्षाओं की तिथियां बाद में जारी होंगी। संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2021, सहायक अग्निशमन अधिकारी और फोरमैन सीधी भर्ती परीक्षा 2021। इसके अलावा ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021, कनिष्ठ अभियंता कृषि अभियांत्रिकी सीधी भर्ती परीक्षा 2021। इसके अलावा ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 दिसंबर में आयोजित की जाएंगी। ये 5 प्रमुख परीक्षाएं, हालांकि इसका कैलेंडर जारी अभी नहीं किया गया है, यानी कि किस किस तारीख को ये परीक्षाएं होंगी, जल्द ही वो भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं उद्योग विभाग ने निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए 20 से 26 सितंबर तक होंगे प्रदेश में वाणिज्य उत्सव। वहीं जयपुर में 21 से 22 सितंबर को होगा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के जिलों में 1 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। राज्य में निर्यात से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाने के लिए चलाया जाएगा मिशन निर्यातक बनो। निर्यात से जुड़े हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित का प्रयास किया गया है। उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह तैयारियों के अंदर जुटी हुई। और बात करते हैं रिको की, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। SIIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार में सम्मानित हुए हैं। पुडुचेरी के गृह मंत्री नमसिवेन ने पुरस्कार दिया है। रिको के अधिशासी निदेशक रुक्मणी रियार सिहाग ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। दरअसल श्रेष्ठ कार्य भूखंड आवंटन ई-ऑक्शन के लिए यह पुरस्कार मिला है। रिको राज्य को देश के औद्योगिक नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया गया है। अब उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों की बिजली व्यवस्था हाईटेक होगी। अजमेर शहर की तर्ज पर स्काडा सिस्टम दोनों जिलों में लागू किया जाएगा। स्काडा के जरिए जीएसएस पर होने वाले काम ऑनलाइन होंगे, यानी कि लोड पोजीशन, पावर ट्रांसफार्मर और शटडाउन लेने का कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है। स्काडा सिस्टम लागू होने के बाद एवीवीएनएल को करोड़ों की बचत होगी। निगम जुड़ा स्काडा सिस्टम की प्रस्ताव को तैयार करने में। योजना में कुल 3,03,758 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
जिसमें 100 शहरों को शामिल किया गया। मॉनसून पहले चरण में आया, दूसरे चरण में आया, लेकिन सच्चाई यह है कि मॉनसून की बेरुखी का असर बिसलपुर बांध पर अभी भी दिखाई दे रहा है। मॉनसून की बेरुखी से बांध में 310.62 आरएल मीटर पानी ही शेष है। अजमेर, जयपुर, टोंक की जलापूर्ति में कटौती शुरू हो गई है। जलापूर्ति में 5% की कटौती की जाएगी। अगले साल अप्रैल तक की जलापूर्ति का ही बांध के अंदर पानी बचा है। उम्मीद कीजिए, दुआ कीजिए कि राजस्थान में मेघ इतने बरसे कि कम से कम बीसलपुर और अन्य जो बांध हैं वो भर जाए, ताकि राजस्थान में पानी की किल्लत महसूस ना हो, क्योंकि राजस्थान वो प्रदेश जहां बूंद बूंद के लिए कई इलाके तरसते हैं। ऐसे में अगर मानसून की बेरुखी सामने आएगी, बांध भर नहीं पाएंगे, तो फिर पानी के लिए त्राहिमाम होता भी राजस्थान में दिखाई दे सकता है। और अब बात करते हैं लोक देवता बाबा रामदेव मेला 2021 की। प्रशासन ने मेला स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आज से 19 सितंबर तक स्थगित होगा बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव मंदिर के आज सुबह से पट बंद हैं। 19 सितंबर तक बाबा रामदेव मंदिर के पट बंद रहेंगे। मंदिर समिति ने भी प्रशासन के आदेशों की पालना की। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से घरों में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है, और इसके पीछे का कारण हो सकता है कोरोना गाइडलाइन। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां कमाल की राजनीति चल रही है। एनसीपी से लड़ाई और संघ से शिवसेना की मोहब्बत सामने आ रही है। आरएसएस के तालिबान से तुलना मसले में संघ का बचाव किया है। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में झगड़ा आम बात है। कभी शिवसेना कांग्रेस में झगड़ा होता है, तो कभी एनसीपी और शिवसेना का झगड़ा हो जाता है। हाल ही में पुणे में एक जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव पर एनसीपी और शिवसेना में विवाद हो गया था। उधर संघ की तालिबान से तुलना वाले जावेद अख्तर के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। वहीं शिवसेना द्वारा आरएसएस का खुलकर समर्थन करने पर नई संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है, और अब विधान परिषद के मनोनयन का मसला भी सुलझने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही।